सुनिए सुनिए किस्सा कुर्सी का। चल जबूरे बजा तो पेटी। भूख का सवाल है, महंगाई पर बवाल है, घोटाले पर घोटाला है, जनता का दीवाला है। बाबा जी की जय। जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद। सबकी मांगे पूरी होंगी। जय हो। पंथ धर्म का शोर उठा, वादो नारों का जोर उठा। फिर क्या हुआ प्रभु? फिर खेल शुरू, फिर मैं शुरू, फिर झूठ झांसा फरेब शुरू। उस्ताद जी फरेब नहीं फरेब। फिर झूठ झांसा फरेब शुरू। चल फेंक चारा जनता का, ये है किस्सा कुर्सी का, किस्सा कुर्सी का, किस्सा कुर्सी का। हमारे इस खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी का में हम आज मौजूद हैं जोधपुर सिटी में और यहाँ के लोगों से जानेंगे उनकी समस्याएं क्या हैं, क्या दिक्कतें हैं और उनके नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं, जनप्रतिनिधि मौजूद हैं और उनसे सीधा सवाल करेंगे आखिर क्या क्या दिक्कतें लोगों की दूर हुई हैं, क्या काम रह गए हैं, क्या छूट गए हैं। कैलाश बंसाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्थानीय विधायक हैं, बीजेपी नेता भी हैं। हमारे साथ जादूगर गोपाल मौजूद हैं, राजपा के प्रत्याशी हैं आप। नियाज मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस नेता हैं आप, डिप्टी मेयर भी हैं। और हमारे साथ शेर सिंह मौजूद हैं, बीएसपी के प्रत्याशी हैं। इन सबसे बात करेंगे और लोगों के सवाल लेकर सीधा इनके पास आएंगे। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं बंसाली साहब, मैं आपसे शुरुआत करूंगा इस चर्चा की। जोधपुर सिटी की हम बात कर रहे हैं, किस तरह से विकास के काम हुए यहाँ पर? सबसे पहले तो मैं इंडिया टीवी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने आज शाम इतने चुनाव के पहले अच्छा कार्यक्रम यहाँ रखा है। विधानसभा में पिछले पौने 5 साल में मैंने जोधपुर शहर के करीब 350 मुद्दे उठाए, चाहे वो प्रश्न के माध्यम से या 50 के स्थगन प्रस्ताव से, 295 से और 131 से। और मैं इस बात के लिए अपने आप को समझता हूँ कि मैंने वो सब जागृत मुद्दे जो जनता के आम आदमी को परेशान कर रहे थे, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा है एकातर पानी की व्यवस्था। यहाँ पर पानी की बहुलता है और जोधपुर में कोई पानी की कमी नहीं है, परंतु अधिकारियों तथा मिनिस्टर्स की चाल है कि जोधपुर के लोगों को तंग कैसे किया। इसलिए एकातर पानी मैं आज भी उसके लिए संघर्ष कर रहा हूँ। दिवाली का मौसम, मैंने आज भी फ़ोन किया है कलेक्टर साहब को कि आप कम से कम 7 दिन के लिए पूरा पानी हर दिन दिया जाए। इसी तरह से जोधपुर शहर पानी पर तैर रहा है। कभी भी कुछ भी सुनामी जैसी बात हो सकती है। आज भी सब अखबारों में उस पुल का जो काम चल रहा है बदाशाह का, वहाँ पर पानी आ गया है और बड़ी दिक्कत हो रही है उस काम को आगे बढ़ाने में। तीसरा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का जोधपुर में बहुत ही ख़राब हालत है। चेन स्केचिंग, छापे, मर्डर तथा लूट यह सरेआम हुई है। बड़ी बड़ी बस्तियों में, बड़े बाज़ारों में लोग पैसे बैंक से निकाल के लाए और वहाँ से लेके भग गए और कुछ नहीं कर सके। ज़्यादातर मोटरसाइकिल पे लोग ये काम करते हैं, तो बहुत ही दयनीय आता है। विकास नाम का पिछले पौने 5 साल में माननीय अशोक गहलोत जी जो इस शहर से आते हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया। ठीक है, केंद्रीय कुछ इंस्टीट्यूशंस वो लाए हैं, उसके लिए मैंने विधानसभा में भी उनको धन्यवाद दिया था, परंतु जोधपुर का एक कार्य भी बता दे कि जो उन्होंने डेवलपमेंट का, विकास का कोई काम किया हो, तो मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने कुछ काम किया। ऐसा कोई काम नहीं किया है और मैं ये समझता हूँ अशोक गहलोत साहब ने दर्द जरूर है, इसलिए शिलान्यास अभी पिछले 3 महीने में इतने कर दिए हैं जैसे कि सारा जोधपुर का वो हुलिया ही बदलने वाले हैं। चाहे आरओबी बनाना हो, चाहे ओवर ब्रिज बनाना हो या नई सड़क बनानी हो, फ्लाईओवर बनाना हो, परंतु अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। एयर कनेक्टिविटी बहुत ख़राब है, उसको भी स्थानीय लोगों की बहुत मांग के बावजूद भी कनेक्टिविटी हुई नहीं है। सिर्फ 2 फ्लाइटें, इंडियन एयरलाइंस और जेट, और जेट वाले एक एक व्यक्ति को खून चूस रहे हैं। एक मरीज जा रहा था, उसको 28,000 में 4 टिकट देना पड़े।
ये जुल्म हो रहा है, क्योंकि दूसरी एयरवेज के लिए जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारा हवाई अड्डा सुरक्षा का अड्डा है, डिफेंस का है। उनके परमिशन अगर कोई लैंड नहीं कर सकता, और सिर्फ दिन में ही लैंड हो सकता है, रात में कोई लैंड होती नहीं। इसी तरह जोधपुर में औद्योगिक क्षेत्र बिल्कुल उजड़ गया है, कुछ कारखाने बंद हो गए हैं, और कोई भी एक नया क्षेत्र डेवलप नहीं किया है कि भाई हमने इको ने, जो इसकी एजेंसी है, कि भाई ये नए क्षेत्र हमने औद्योगिक विकास के लिए। इसी तरह से एजुकेशन हब में केंद्रीय इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे आ गए, परंतु यहाँ मांग है, झालामंड क्षेत्र जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ कॉलेज हो, एक बड़ा स्कूल हो, एक स्टेडियम हो, इस तरह की सुविधाएं जो बच्चों में खेल के प्रति आगे बढ़ाने की व्यवस्था करे। और सबसे बड़ा मुद्दा जो जोधपुर का है वो है जोधपुर की गंदगी से हर आदमी परेशान है। जगह जगह कूड़ा ढेर लगे हुए हैं और सफाई व्यवस्था चौपट है। श्री उप महापौर साहब ने खुद ने इसके लिए धरना दिया था, क्योंकि इनके एरिया में भी इतनी सफाई नहीं हो रही थी। और ये हमेशा कहते कि आप हमारे साथ चलिए, हम मेयर साहब को दबाव दे के कहेंगे कि सफाई व्यवस्था, तो माकूल सफाई व्यवस्था नहीं होने से जोधपुर के नासिर बहुत तंग है, और कचरे और कूड़े की ढेरों से आदमी परेशान है और बीमारियां बढ़ रही है। हॉस्पिटल में जब बरसात की मौसम थी, जितने मलेरिया के केसेज है, उसका मूल कारण सफाई व्यवस्था चौपट होना था। तो मैं ये आपके इस टीवी के माध्यम से कहना चाहूँगा कि यह जोधपुर के लिए आपने अच्छा कार्यक्रम रखा। जोधपुर की जनता की समस्याओं को आम आदमी के सामने रखने का ये जो मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। परंतु एक निवेदन के साथ कि आप ऐसा कार्यक्रम थोड़े दिन बाद और करें, जब चुनाव की गर्मी शुरू हो जाए अभी, क्योंकि टिकट फाइनल नहीं हो, टिकट फाइनल होने के पहले चुनाव की गर्मी नहीं आती है। जी बिल्कुल, सरदारपुरा में भी हम जाएंगे, वहां पर भी लोगों से बात करेंगे। मैं आऊँगा आपके पास, नियाज मोहम्मद साहब, मैं आपके पास आऊँगा। तमाम कारण गिना दिए विधायक जी ने, काम क्यों नहीं करने दे रही है सरकार? ना तो उनको, ना किसी तरह का काम यहाँ पर हो पा रहा है। आदरणीय विधायक महोदय कैलाश बंसाली जी से मैं कहना चाहूँगा कि शायद आपको पता नहीं है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत साहब ने जो काम का इतिहास रचा है, वो किसी से आज छुपा हुआ नहीं है। आज राजस्थान दुनिया के नक्शे पे आ चुका है, और जोधपुर उसमें इतना अग्रणी है कि जहाँ पे एजुकेशन हब बन चुका है, चिकित्सा को लेकर के नए आयाम बनाए गए हैं। साथ ही साथ में जो और व्यवस्थाएं होती है, सफाई व्यवस्था या आपने हवाई अड्डे की व्यवस्था बताई, इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर के वो इस तरीके से दृढ़ संकल्प है कि जल्द से जल्द हमारा जोधपुर ही नहीं, अभी तो पूरा राजस्थान बहुत शानदार बने। लेकिन उन्होंने कहा कि 3 महीने में बहुत सारी घोषणाएं कर दी, शिलान्यास कर दिए, लेकिन उसके पहले क्यों नहीं? ये 3 महीने की बात कर रहे हैं, 3 महीने से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। 3 महीने से पहले से लेकर जब से हमारे आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब ने शपथ ली थी मुख्यमंत्री पद की, तब से लेके आज तक वो चैन से कभी नहीं बैठे हैं। उन्होंने आम जन की हर तड़प को समझते हुए, हर तकलीफ को समझते हुए कितनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को उन्होंने साकार किया। साथ ही साथ में जो काम उन्होंने किए हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की किसी भी सीएम ने उनके मुकाबले में कोई भी ऐसा काम किया हो जो आम जन को राहत पहुँचाता। साथ ही साथ में हमें फ़ख्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए इस बात के लिए कि हमें एक कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री पद तक एक ऐसा यशस्वी नेता मिला जो हमेशा एक ही मन में तड़प रहती है कि हमारा जोधपुर ही नहीं, पूरा राजस्थान शानदार बने। उसके लिए उन्होंने ज़बरदस्त काम किया है, ये दुनिया से और पूरे राजस्थान से छुपा हुआ नहीं है। अभी मैं हाल ही में 3 महीने की बात कर रहे हैं, तो ये मैं बताता हूँ कि हर सरकार जिसकी भी होती है वो कोशिश करती है कि कितने जल्दी हम अच्छे से अच्छे काम जो हमारी प्लानिंग में है, जो हमारे करने के अंदर हैं, उसको हम पूरा करें। तो उन्होंने वही काम किया है। और उससे पहले जो काम किए हैं, मैं कहना चाहूँगा कि 3 महीने से पहले बीजेपी कहाँ थी? लेकिन ये कोशिश आखिरी के 6 महीनों में क्यों शुरू होती? उनका नाम भी नहीं था। पिछले 3 महीनों से पहले देखिए आप, बीजेपी का कहीं पे कुछ नाम नहीं था। क्यों नहीं था? अब चुनाव आए हैं तो अपनी दूधी और अपने तोते बाजार में लेके आ गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो, हमेशा काम बोलता है, और काम जो मन से करता है उसके लिए भगवान भी साथ देता है, अल्लाह भी उसका पूरा दुआओं के साथ में उसको आगे बढ़ाता है। और जनता भी जाहिर सी बात है काम देखकर ही किसी के साथ खड़ी होती है। शेर सिंह बीएसपी के प्रत्याशी हैं आप, मुझे एक बात बताइए, आपने नियाज साहब को भी सुना, आपने बंसाली साहब को भी सुना, क्या जोड़ेंगे आप इसमें? कौन ठीक है, कौन गलत?
अभी जो हाल ही में कैलाश पंचायत साहब ने बोला, मैं कहूँगा, पूछना चाहता हूँ उनसे कि 4 साल चुनाव जीतने के बाद में क्षेत्र के अंदर कभी गए क्या वापस? मैं जिस वार्ड में रहता हूँ उस वार्ड में पिछले 5 साल पहले इलेक्शन में देखा था, और अभी चुनाव की आहट चल रही है तो अपने अपने पक्ष में करने के लिए कार्यकर्ताओं के पास जाते हैं, और जनता इतनी त्रस्त हो गई है, जनता चाहती है तीसरा विकल्प, और आपके सामने ये राजस्थान को देखने को मिल रहा है। दोनों दल 60 साल से अपना जो काम किया है जनता के सामने, पहला मुद्दा तो मेरा रहेगा महंगाई का, जो प्याज 100 रुपये किलो है, और आम आदमी को प्याज की ज़रूरत पड़ती है, ना कि सेव की। सेव 60 रुपये किलो है और प्याज 100 रुपये किलो है। इसमें महंगाई का मुद्दा और चैन स्कैनिंग का मामला है, वो ज़्यादा जोधपुर में हो रहा है, और आए दिन लूट मार डकैती भी हो रही है। चैन स्कैनिंग का मामला, महिलाओं सुरक्षित नहीं है, और जो मुद्दा नाली और सड़क का है, वो सड़क ऐसी बनाई हुई है जो बरसात के अंदर सड़क खराब हो जाती है। इसमें मटेरियल की कमी है, इसमें कमी वो पूरी करनी चाहिए थी, इन्होंने नहीं की, और हम ये मुद्दे लेके चुनाव मैदान में उतरे हैं। ये प्रमुख मुद्दे होंगे, ये मुद्दे लेकर चुनाव मैदान में जाएंगे। हमारे साथ जादूगर गोपाल भी मौजूद हैं, राजपा के प्रत्याशी हैं आप बताइए, जो बातें तमाम नेता कर रहे हैं उसमें आप क्या जोड़ेंगे, क्या घटाएंगे, क्या ठीक है क्या गलत है? अभी तमाम नेता जितने भी बोले सब झूठ बोल रहे हैं। ना तो कोई विकास हुआ है और ना कोई विकास होने वाला है। मुख्यमंत्री जी ने जितनी भी घोषणाएं की सब राजस्थान में पहली बार। हाँ, अभी जो सड़कें बन रही है, 5 साल तक सड़कें नहीं बनी और अब सड़कें बनानी शुरू हुई है। जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ वो सड़क 1985 में बनी थी। 85 के बाद में मेरे इलाके की सड़क आज तक नहीं बनी। बीजेपी की हमारे मुख्यमंत्री है, वो भी आके चले गई, और कांग्रेस के भी जो मुख्यमंत्री हैं वो भी जाने वाले हैं, समझो चले गए, वो जाने वाले चले गए हैं, थोड़े टाइम में नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और मैं बता रहा हूँ कि अभी कुछ ही समय, अभी आप 2 फोटो देख रहे हैं पीछे, बहुत जल्दी 3 फोटो लगने वाले हैं यहाँ पे। हमारे किरोड़ी लाल जी का फोटो लगेगा पीछे। और सैटेलाइट हॉस्पिटल का घोषणा कर दिया अशोक जी ने, सैटेलाइट हॉस्पिटल बना देंगे। सैटेलाइट हॉस्पिटल का मतलब होता है अशोक जी, उसके अंदर सारी सुविधाएं होनी। हमारे प्रताप नगर क्षेत्र में सूरसागर विधायक ने सैटेलाइट हॉस्पिटल शुरू करा दिया, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उसमें सारी सुविधा हो जाएगी। लेकिन भैया, मेरी वाइफ कल गई हॉस्पिटल के अंदर मेरी बच्ची को दिखाने के लिए, कहा कि जांच बाजार से करवा के लाओ, दवाएं यहाँ नहीं हैं, टाइम पे टाइम लेडी डॉक्टर टाइम पे नहीं मिलती, और वहाँ एक भी जांच करवाने के इंस्ट्रूमेंट नहीं लगे हैं। जबकि सैटेलाइट हॉस्पिटल में लेके हैं कि 27 या 28 तरह की जांचें यहाँ पर मुफ्त होगी, वो जांच कहाँ चली गई? और कुछ नहीं, सिर्फ लोगों को अपंग करके बैठाने का है। सरकार ने कह दिया भाई 35 किलो गेहूँ देंगे, 2 रुपये किलो गेहूँ देंगे और 10 रुपये किलो शक्कर देंगे। भैया, मात्र उनको अगर ये इतने पैसे लगा के अगर कोई उद्योग खोल देते, अगर कहीं नौकरियां चालू कर देते, तो बेरोजगार जो थे वो रोजगार में लग जाते। लेकिन सरकार नहीं, अशोक जी कहते हैं आप लूले पांगड़े रहो, घर बैठ के अनाज खाओ और घर बैठ के 10 रुपये किलो शक्कर खाओ और वोट देने के लिए आओ। भाई, हम चाहते हैं कि 10 रुपये किलो शक्कर या 2 रुपये किलो गेहूं नहीं चाहिए, इसके बदले में हमें नौकरियां खोले, उद्योग खोले, और ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी देंगे तो भी भाई साहब आगे कुछ होने वाला नहीं। तो ये सरकार चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, सरकार दोनों जाके तीसरा मोर्चा श्रीमान डॉक्टर किरोड़ी लाल जी का आएगा, और किरोड़ी लाल जी डंके के साथ में अपना राज करेंगे। और इसी सरकार के अंदर आने वाली सरकार बहुत जल्दी नज़दीक आ रही है, 1 ही तारीख को बटन दबेगा और किरोड़ी लाल जी सामने आएंगे। जी, इनका क्या पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। मुझे एक बात बताइए भंसाली साहब, नियाज साहब कह रहे थे कि आप 4 साल नजर ही नहीं आए क्षेत्र में, शेर सिंह साहब ने भी यही बात कही, ऐसा क्यों है, ये स्थिति क्यों है? ये सब जो बात कह रहे हैं, अभी चुनाव आ रहे हैं, आज बात करें, मैंने हर वार्ड का 6 बार दौरा किया है, वहाँ की समस्या ली है, और मैंने 11,000 पत्र सारे अधिकारियों को, मुख्यमंत्री से लेकर निगम के अधिकारियों तक
पत्र लिखे हैं, ये समस्या है। और उसमें से काफ़ी काम मैंने संघर्ष करके करवाए हैं, न कि उन्होंने किए। लेकिन मुझे एक बात बताइए, स्थानीय विधायक हैं आप, तो जो तमाम आपने समस्याएं गिनाई हैं उसमें काफी कुछ आप खुद अपने स्तर पर भी दूर कर सकते थे। अगर सरकारी सहयोग नहीं मिल रहा है तो उसके लिए दबाव बनाया जा सकता था, बनाया भी होगा आपने, लेकिन फिर भी नहीं। देखिए, दबाव बनाया है, धरना दिया है, रास्ता रोका है, और इसके साथ साथ मैं बता दूं आपको, विधानसभा में उन समस्याओं को लिया है और मुख्यमंत्री ने स्वयं स्वीकार किया ये समस्याएं हैं। जोधपुर की गंदगी के बारे में वो भी चिंता उन्होंने विधानसभा में कही है, मेरे पास सारे रिकॉर्ड है। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो लापरवाही की बात कर रहे हैं कि मैंने नहीं किया, मैंने मेरे विधायक कोष का 7 करोड़ रुपया पूरा खर्च किया है सड़कों पे, हैंडपंपों पे, पानी की समस्या के लिए, एजुकेशन के लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए। आज माइक्रो लैब जो उम्मेद अस्पताल में मैंने विधायक कोर्स, आज सबको सुविधा मिल रही है। तो मेरा ये कहना है, ये आरोप मेरे पे गलत है, मैंने पूरा काम किया है, एक ईमानदार विधायक के नाते काम किया है। ईमानदार विधायक के नाते काम किया है। नियाज साहब, ईमानदार विधायक के नाते काम किया है, सरकारी सहयोग राज्य सरकार से जो मिलना चाहिए था वहां पर कमी नजर आ रही है। अगर वो मिलती तो शायद जोधपुर की शक्लो सूरत और बदली होती। राज्य सरकार ने जितना सहयोग किया है, इतिहास में इतना सहयोग हमने कभी नहीं देखा। जो काम उन्होंने नगर निगम, नगर निकाय, नगर परिषदों को इस बार इतना बजट दिया है, वो कभी इतिहास में नहीं दिया। अब आप चेक करिए, कभी भी जिस तरीके से हर पहलू पे जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत साहब ने उस चीज़ को नज़दीकी से जो काम करते हुए अपना आप को और आम कार्यकर्ता को इतना प्रोत्साहित किया है, इतना उनका हौसला बढ़ाया है कि आगे बढ़ो, काम करो और जनता को जिससे आराम मिले, राहत मिले, और हमारी जो किए गए कामों को घर घर पहुंचाओ। वो इसलिए कि उनको पता चले कि हम लोगों की इतनी बड़ी योजनाएं हैं, इतनी सारी योजनाएं हैं, इसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन जोधपुर के अंदर ऐसा सपूत हमने एक ही देखा है, वो है सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, ये इनका कहना है। बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं हमारे पास, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे भी जान लेते हैं, फिर लौटेंगे अपने नेताओं के पास, फिर उनसे बात करेंगे। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जो विधायक साहब कह रहे हैं, ये डेमोक्रेसी है, जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा शासन। इन दोनों ही पार्टी बराबर सिमिलर हैं और तीसरी चौथी सारी पार्टी हैं, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब होता है, एक होता है सत्ता पक्ष, एक विपक्ष। किसी को 1.5 लाख से जीत मिली है तो किसी को लाख से हार मिली है, परंतु कभी भी कोई भी हारने वाला विधायक कभी आगे नहीं आया है। जहां पर राजनीतिक पार्टियां कहती है 1 बूथ 10 यूथ, और चुनाव आयोग कह रहा है कि बूथ चला यूथ, परंतु जोधपुर में 216 लड़के मेहरानगढ़ हादसे में मर गए, जीतने और हारने वाले एक विधायक ने आवाज नहीं उठाई। ये जवाब देते हैं कि जोधपुर में चेन स्नैचिंग और शराब और स्मैक के कारोबार बढ़ गए हैं और हाईकोर्ट में फायरिंग करके युवाओं को छुड़ाने के लिए युवा जा रहे हैं। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं, आपने अभी तक कोई ऐसे रोजगारों का सृजन नहीं किया है जिसकी वजह से नौजवान हथियार और अपराध की जिंदगी छोड़ने कर नेक कार्यों में आ जाए। आप कह रहे हैं कि आप झालामंड से आते हैं तो आप भगत की कोठी वो नेशनल हाईवे भूल जाते हैं, जहां रोड एक या दूसरे दिन हमें एक आदमी को उठाकर अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में 3-3 अस्पताल आते हैं, 3-3 अस्पतालों में 3 महापुरुष, महाराजा उमेद सिंह, मथुरादास माथुर जी और महात्मा गांधी, इन महापुरुषों के नाम से आपने जो अस्पताल स्थापित किए हैं, उसके अंदर आप जाइए, पुलिस वालों की सेटिंग हो रखी है। मरीज अपने गहने बेच के, जमीन बेच के रिश्तेदारों के लिए इलाज के लिए पैसे लाता है और वहां पर जेब कतरे उनके पैसे काट लेते हैं और उनके बाद भी पुलिस वाले मुकदमे दर्ज नहीं करते हैं। आप एक पर्ची लेके जांच करवानी चाहिए, वो जांच वाला ये नहीं बताएगा ये जांच किस खिड़की पे होगी। आप छात्र राजनीति में 2 जातियों को आपस में लड़ा दिया है। आप कहते हैं युवा नौजवानों को आगे लेके आओ, आपके अंदर संघर्षशील नेताओं को टिकट देते हैं, वो संघर्षशील नेता जीत के चले जाते हैं, विधानसभा में 350 सवाल पूछते हैं, परंतु शहर विधानसभा के किसी भी बच्चे को यह पता नहीं है कि आपने 350 सवाल कौन से किए। आपने 11,000 एप्लीकेशन दी, उस 11,000 एप्लीकेशनों का क्या होता है। मैं एक नौजवान युवा कहना चाहता हूं कि अगर एक हवलदार को अपनी औकात पता चला है, शीशा मिला सकते हैं। आप एमएलए हैं, मैं एक समाज सेवी हूं, 4 लड़कों के साथ तहलका मचा सकता हूं। आप हारने और जीतने वाले विधायक प्रत्याशी होकर भी आप कुछ नहीं कर पाते हैं। आप कहते हैं अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे ये पार्टी के सीएम नहीं है, ये पूरे राजस्थान के सीएम बनते हैं। आप विधानसभा में एक जाति के नाम से टिकट लेके जातिवाद का जहर घोलते हो। आप सामुदायिक भवन समाज के नाम से बनाते हो,
कभी भी जाके कच्ची बस्ती में आपने नहीं देखा कि जोधपुर में शहर विधानसभा में जो कच्ची बस्ती है महापुरुषों के नाम से बसी हुई है। यहाँ की प्रमुख समस्याएं मुझे बताएंगे? यहाँ की प्रमुख समस्या यह है कि जो विधायक हैं, जो हारे वाले हैं, जो चुनाव लड़ने वाले हैं, उनको आम जनता से कोई लेना नहीं। इनके महापुरुषों ने जो वोटर्स बनाए हैं वो वोटर्स अपने आप को कट्टर कहते हैं और मजबूरी में इनको वोट देते हैं। अगर ये आज अपनी जिंदगी में अपने घर से खिड़कियों से बाहर निकल अगर नई सड़क पे और कहीं भी जाकर ये कहें तो आज इनको पता चलेगी इनकी औकात। अगर इनको पार्टी के बगैर टिकट लड़ा जाए तो उनके महापुरुषों के अलावा इनको एक टिकट वोट मिलना भी मुश्किल है। इनका वोट मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। लोग इन चीजों को लेकर काफी नाखुश हैं। आप खड़े हुए। मैं नियाज मोहम्मद साहब जी से पूछना चाहता हूं कि आपके दल की यहां पर सरकार है और आप कह रहे हो कि अशोक जी के काल में बहुत सारे काम हुए जो कि इतिहास में पहली बार हुआ है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके अशोक जी के इतिहास में पहली बार काम हुआ है कि 85,000 भर्तियां जिनका दिल्ली जो है आपके युवा बेरोजगार इंतजार करते हैं वो 85,000 भर्तियां हाईकोर्ट में अटकी हुई है। इसके अलावा आपने बड़े स्तर पर 40,000 तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 में आयोजित करवाई थी, वह भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। और अभी आपने अक्टूबर 2013 में जो है अभी हाल ही फिलहाल में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती आयोजित करवाई है, उसकी अभी तक आंसर शीट जो है जारी नहीं की है। ऐसा क्यों? पिछली भर्ती में इतनी धांधली हो रही है तो उसको निरस्त क्यों नहीं किया जा रहा है? कल ही जो है भास्कर में ये खबर छपी है। तो मैं इस बारे में सरकार में बैठे हुए लोगों से जो है स्पष्टीकरण मांगना चाहता हूँ, खास तौर से नियाज मोहम्मद साहब से। उनसे जवाब लेंगे, उनसे भी जवाब लेंगे और भी लोगों से बात करेंगे, फिर चलेंगे अपने नेताओं के पास। एक ब्रेक ले रुक रहे हैं, तुरंत लौट कर आते हैं। ये किस्सा कुर्सी का। चल जमुरे बजा तो पेटी। भूख का सवाल है, महंगाई पर बवाल है, घोटाले पर घोटाला है, जनता का दीवाला है। बाबा जी की जय। जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद। सबकी मांगे पूरी होंगी। जय हो। पंथ धर्म का शोर उठा, वादो नारों का जोर उठा। फिर क्या हुआ प्रभु? फिर खेल शुरू, फिर मेल शुरू, फिर झूठ झांसा फरेब शुरू। उस्ताद जी फरेब नहीं फरेब। फिर झूठ झांसा फरेब शुरू।